वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिजिटल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसके लिए गवर्नमेंट ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। देन पीएम किसान सम्मान निधि, जहाँ पे ₹6,000 मिलते हैं सारी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका एम है टू अचीव नेट जीरो बाई 2070। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। देन लखपति दीदी स्कीम, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट 1 करोड़ लखपति दीदीज का गवर्नमेंट ने एम रखा है। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। सो दिस विल बी पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो परंपरागत कृषि विकास योजना, सो ये स्कीम प्रमोट करती है क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग विद पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जो कि एक सर्टिफिकेशन होती है। सो इस स्कीम में क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिलता है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स। सो दिस सर्टिफिकेशन इज फॉर एक्सपोर्ट्स, जो हम बाहर के देशों में भेजते हैं अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स के लिए ये सर्टिफिकेशन है। सो दिस विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको फैसिलिटेट करता है अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स का ही एक पार्ट है। सो इसको याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक्सपोर्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन है, उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको फैसिलिटेट करता है अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड सेकंड सर्टिफिकेशन है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर डोमेस्टिक एंड लोकल मार्केट्स, जो परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट करती है थ्रू क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ये डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, और इसे इंप्लीमेंट करता है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो हमें दोनों सर्टिफिकेशंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक एक्सपोर्ट्स के लिए है, एक डोमेस्टिक और लोकल प्रोडक्ट्स के लिए है। एक को मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स रेगुलेट करता है और एक को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और जो इसकी बेसिक स्कीम है, दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज यूविन पोर्टल डिजिटेशन वैक्सीनेशन रजिस्ट्री। सो डिजिटल वैक्सीनेशन रजिस्ट्री गवर्नमेंट एक लेके आ रही है। इट एम्स टू मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशंस। सो जो भी वैक्सीन लगती है बच्चों को या बड़ों को भी, तो वो सारी एक डाटाबेस मेंटेन किया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी, जिसके लिए यूविन पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो इसका एम है टू रिड्यूस जीरो डोज एंड लेफ्ट आउट चिल्ड्रन थ्रू अ नेम बेस्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। सो इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन किस बच्चे की या किस बंदे की कोई वैक्सीन अभी बाकी है जो उसको नहीं लगी, एंड empower citizens with anytime anywhere access to vaccination services। और सिटीजन्स को ये एम्पावर करेगा कि कहीं भी जाके कहीं किसी भी टाइम पे वैक्सीनेशन सर्विसेज को अवेल कर सके। सो ये सारी वैक्सीनेशन इवेंट्स को कवर करता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 ईयर अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1978 से ही एक प्रोग्राम रन करती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जहाँ पे गवर्नमेंट का एम है कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट ना हो विद वैक्सीनेशन। ये 11 वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करता है, सच एस डाइप्थीरिया, मीजल्स, रुबेला एंड टेटनस, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखने वाले हैं। सो यहाँ पे वैक्सीनेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स। सो याद रखना, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे सारी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। द प्लेटफॉर्म जनरेट्स अ यूनिफॉर्म क्यूआर बेस्ड डिजिटली वेरीफाइबल ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सो जैसे कोविन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कोविड के टाइम पे, कोविन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना शेड्यूल कर सकते थे वैक्सीनेशन, और वहीं पे हमें सर्टिफिकेट मिलता था, तो जस्ट लाइक कोविन प्लेटफॉर्म, ये यूविन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने जा रही है। सो अब हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी पता होना चाहिए। सो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में लॉन्च किया था, जिसको रीनेम किया था 1985 में। सो 1978 में गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको रीनेम किया था एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। सो इसका एक मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, जिसका एम है टू फुली इम्यूनाइज मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड। सो जो भी चिल्ड्रन इससे बच्चे छूट गए हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, या फिर पार्शियली वैक्सीनेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। अब इस मिशन इंद्रधनुष को ही सिंक्रोनाइज किया गया है यूविन पोर्टल के साथ।
सो यूविन पोर्टल से हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं उन बच्चों को जिनकी या तो वैक्सीनेशन हुई ही नहीं या फिर पार्शियली वैक्सीनेटेड है। सो इसमें टोटल 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि डायथीरिया, वुफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, सीवियर चाइल्डहुड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। सो हमें पता है कि इंडिया ने सक्सेसफुली पोलियो को एलिमिनेट किया 2014 में, और पार्शियली उसका जो क्रेडिट जाता है दैट इज टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ 1978। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो लास्ट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जहां पे उसके दो कंपोनेंट होते हैं, आरोग्य मंदिर प्राइम जिसको प्राइमरी एंड हेल्थ केयर सेंटर्स भी कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, एंड फॉर टर्शरी केयर रुपीज 5 लाख पर ईयर पर हाउस होल्ड। सो ये दो हमने देखे थे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी वेलनेस सेंटर्स जिसको अब आरोग्य मंदिर रीनेम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देन टर्शरी केयर के लिए पीएम जन आरोग्य योजना रुपीज 5 लाख पर ईयर पर हाउस होल्ड। सो उसी की तर्ज पे ये लाया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो इसका एम है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को क्रिएट करना, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को क्रिएट करना। सो इसको इम्प्लीमेंट भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करेगी, आयुष्मान भारत योजना को भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस या मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। सो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी यहाँ पे चल सकता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आभा नंबर 14 डिजिट यूनिक आईडी क्रिएट की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये याद रखना 14 डिजिट, इसको 5 स्टार मान लीजिए। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिजिट यूनिक आईडी क्रिएट की जाएगी, 10 डिजिट, 12 डिजिट, 14 डिजिट एंड 6 डिजिट, या तो फिर एक स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। सो 14 डिजिट यूनिक आईडी क्रिएट की जाएगी यूजिंग योर पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, मोबाइल एंड आधार, जो कि आपके सारे हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को कैप्चर करेगा। जैसे कि हमने कोई टेस्ट करवाया ब्लड का, जब हम डॉक्टर के पास गए हैं, हमारी कोई इलनेस है, हमें कोई इन्फेक्शन है, हमें हमारी कोई सर्जरी हुई है, ये सारी चीज़ें इसी यूनिक हेल्थ आईडी में स्टोर करेगा। और इस हेल्थ आईडी कार्ड होना मैंडेटरी नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको मैंडेटरी नहीं किया है, सो इट इज वॉलंटरी इन नेचर। देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री होगी एंड हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री होगी। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, डाटाबेस ऑफ ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो दिस इज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए एक अलग से रजिस्ट्री बनाई जाएगी अपार्ट फ्रॉम आभा नंबर। नेक्स्ट इज नेशनल वन हेल्थ मिशन। सो वन नेशन वन इलेक्शन हमने सुना है, वन नेशन वन राशन कार्ड सुना है, उसी की तर्ज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इनिशिएटिव रहा है, नेशनल वन हेल्थ मिशन होना चाहिए, जो कि उन्होंने 2022 में लॉन्च किया था। उनका जो गोल था दैट इज टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस। जैसे कि हमने 2020 में कोविड के टाइम पे देखा कि काफी सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ आके सिंक्रोनाइज्ड वे में हमने कोविड से हमला किया, स्ट्रगल किया। सो इसी की तर्ज पे गोल है कि ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप हो जो कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस, जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स, कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एटॉमिक स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, सॉरी, चाहे स्पेस हो, चाहे वो केमिकल्स हो, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलके ज्वाइंट रिस्पॉन्स दे टू वन हेल्थ, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये इंडिया को हेल्प करेगा टू अचीव इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल, कि हम इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल अचीव कर सकें एंड पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर रह सके। सो वन हेल्थ इज एन इंटीग्रेटेड आइडिया दैट ब्रिंग्स डिफरेंट सेक्टर्स, तो हमने बात की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट एनजीओ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके आएगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो अंडर दिस मिशन अ नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क पैथोजन लेबोरेटरीज, सो हाई रिस्क पैथोजन लेबोरेटरीज को भी क्रिएट किया जाएगा अंडर दिस मिशन। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ ये सेटअप किया जा रहा है नागपुर महाराष्ट्र। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें ये याद रखना है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ कहाँ सेटअप किया जा रहा है, नागपुर महाराष्ट्र। सो दिस इज द गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, हमने डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसमें रहेगी, एग्रीकल्चर, स्टेट गवर्नमेंट्स, हमने बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ, फार्मास्यूटिकल्स जो कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। तो ये सारे ही स्टेक होल्डर्स
ज्वाइंट रिस्पॉन्स, पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस में एक साथ मिलके आएंगे। देन जो एनजीओस हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, फोरम्स है, G20, पब्लिक एंगेजमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर रहेगी, ताकि हम अच्छे से फाइट कर सके अगर कोई आपदा आती है। सो दीज आर द क्रिटिकल इनेबलिंग एक्टिविटीज ऑफ वन हेल्थ मिशन। हमने पढ़ा कि टारगेटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम डेवलप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स। देन डाटाबेस बनाया जाएगा, हमने ऑलरेडी आभा कार्ड देखा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देन रेगुलेटरी एंड अप्रूवल प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, एंड देन एक गवर्नेंस मॉडल क्रिएट किया जाएगा। सो दीज आर द इनेबलिंग एक्टिविटीज ऑफ वन हेल्थ मिशन। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम, उन्नति स्कीम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इस स्कीम को अप्रूव किया फॉर 10 years। सो यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये स्कीम है उसको 10 साल के लिए अप्रूव किया है। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुली फंड करती है, 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं फंडिंग को इन द रेशियो 50-50, 60-40 एंड 90-10। सो इसका एम रहेगा टू जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना और वहां पे गेन एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, जो कि ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगी। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है दैट इज DPITT, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसका जो टारगेट रहेगा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अबाउट 83,000। सो 83,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ तक का बजट रखा है। सो 10,000 करोड़ तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट रखा है। तो इसके जो की फीचर्स रहेंगे, ऑल एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कमेंस देयर प्रोडक्शन विद इन 4 years। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करना है, DPIIT। और किस रीजन के लिए है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, वहां पे इंडस्ट्रीज लाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जोन ए एंड जोन बी, इंडस्ट्रियली एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियली बैकवर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट्स को दो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। जनानी सुरक्षा योजना। सो जनानी सुरक्षा योजना रिसेंटली न्यूज में थी, बिकॉज मोर देन 88% जो आजकल डिलीवरीज हो रही हैं दैट आर इन अ हॉस्पिटल। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 40% डिलीवरीज ही हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस में होती थी, और बाकी सारी घरेलू या रूरल हाउस होल्ड्स में होती थी। सो इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, जनानी सुरक्षा योजना 88% डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल्स में। सो इसको 2005 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका जो एम है टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। सो मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम करना बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है प्रेग्नेंट वुमेन को, ताकि वो हॉस्पिटल्स में जाके अपनी डिलीवरी कराएं। सो इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे प्रेग्नेंट वुमेन, स्पेशली फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड BPL हाउस होल्ड। सो मोटा मोटा इसमें 1,000 रुपया मिलता है। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो वहां पे हमने एक स्कीम डिस्कस की थी, PM मातृ वंदना योजना, जो कि वन ऑफ द सिमिलर स्कीम्स में से है। तो वहां पे 6,000 रुपया मिलता था, 6,000 रुपया मिलता था। सो उसमें से 5,000 इस उसी स्कीम के अंडर मिलता था, और जो 1,000 रुपया था वो जनानी सुरक्षा योजना के अंडर दिया जाता था। सो दोनों स्कीम्स को हम क्लब करके भी पढ़ सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना है उसमें जो 6,000 रुपये मिलता था, उसमें जो 1,000 रुपये का कॉम्पोनेंट था वो यही था जनानी सुरक्षा योजना वाला, जिसका एम था टू रिड्यूस मेटर्नल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। जो इसके की फीचर्स हैं, इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स, सारी ही स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है।
So ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मोटा मोटा 1,000 रुपया इसमें मिलता है, और इसमें वुमेन विद ओनली अप टू 2 लाइफ बर्थ, 2 बच्चों तक ही इसका बेनिफिट दिया जाता है, और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आर अबव 19 ईयर्स ऑफ एज। सो ये 2 एलिजिबिलिटी याद रखनी है, 2 बच्चों तक और जिसकी उम्र 19 साल से ऊपर है। नेक्स्ट इज लखपति दीदी स्कीम, इनेबलिंग रूरल वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। सो ये लॉन्च हुई थी 2023 में। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो लखपति दीदी स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो एम है टू कैटलाइज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज में वुमेन को एम्पावर करना और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना इस स्कीम का एम है। सो ये रिसेंटली न्यूज में थी बिकॉज जो इंटरिम बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी वोट इलेक्शन से पहले, वहां पे गवर्नमेंट ने एम किया था टू इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़ दीदीज टू 3 करोड़, कि 2 करोड़ लखपति दीदी जो टारगेट था उसको इंक्रीज किया है टू 3 करोड़ लखपति दीदी। इसके जो की फीचर्स है, लखपति दीदी जो इज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पता है हमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि फॉर्मली रूरल हाउस होल्ड्स में, बहुत रूरल जो एरियाज है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होती है। सो गवर्नमेंट इनको ट्रेन करेगी, गवर्नमेंट इनको ट्रेन करेगी टू बी कम इन्फ्लुएंसर्स बोथ एट होम एंड देयर कम्युनिटीज, और उनका जो फोकस है शिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंटरप्रेन्योर सक्सेस, कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने। The program is aimed at training women in self help groups। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन है उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो 1 लाख पर एनम तक की सक्सेसफुल इनकम जनरेट कर सके, एटलीस्ट 1 लाख तक की पर हाउस होल्ड इनकम जनरेट कर सके, ये इसका एम है। इसी के साथ हमें ड्रोन दीदी का भी पता होना चाहिए। हमने लखपति दीदी देख लिया, जहाँ पे गवर्नमेंट 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहती है हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो। अंडर दिस स्कीम drones will be provided to approximately 15,000 women SHGs for agriculture activities। So ये कीवर्ड्स हैं, 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे ड्रोन दीदी प्रोग्राम के अंडर, जहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड पेस्ट कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज पीएम सूरज पोर्टल। सो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। सो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया था प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल फॉर क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस। सो एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, शेड्यूल कास्ट, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ओबीसीज एंड सफाई कर्मचारी। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पीएम सूरज पोर्टल। अगर हम इसका सोचे तो हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी लिंक कर सकते हैं, बट नहीं। सो दिस इज अ डिफरेंट स्कीम, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज अ स्कीम फॉर क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस। So this is a one-stop point where the beneficiaries can apply and monitor the progress of all loan and credit schemes already available to them. So जो भी प्रोग्रेस है लोन का और जो भी उनको क्रेडिट ऑलरेडी काफी सारी स्कीम्स के अंदर मिला है, उसके लिए ये वन स्टॉप पॉइंट है, सारी चीजें वहीं पे पता लग जाएगी। सो दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव नीति आयोग का इनिशिएटिव है जो कि उन्होंने अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया था। सो ये प्रोग्राम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर ये इनिशिएटिव नीति आयोग ने लॉन्च किया है अंडर द इनिशिएटिव इंडिजिनस लोकल प्रोडक्ट्स। सो इंडिजिनस जो इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैव बीन मैप्ड एंड कंसोलिडेटेड अंडर द ब्रांड ऑफ आकांक्षा। सो जो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं नीति आयोग के, उसके जो इंडिजिनस लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको मैप किया गया है और कंसोलिडेट किया है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ आकांक्षा। आकांक्षा विल बी एन अम्ब्रेला ब्रांड, जैसे कि हल्दीराम है अम्ब्रेला ब्रांड है, वो काफी सारी नमकीन बनाता है, आजकल तो स्नैक्स भी बनाने लगा है। सो लाइक हल्दीराम, लेस, सो ये एक अम्ब्रेला ब्रांड्स है। सो आकांक्षा एक
तरह का अम्ब्रेला ब्रांड होगा जो कि सप्लीमेंट करेगा इनटू मल्टीपल सब ब्रांड्स। इसका जो लोगो है वाज अनवील्ड अंडर द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। इसकी डेडिकेटेड विंडो होगी जो कि जीईएम पोर्टल पे एस्टैब्लिश की जाएगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इसकी एक डेडिकेटेड विंडो अंडर द ब्रांड नेम आकांक्षा विल बी एस्टैब्लिश्ड। सो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो उसको टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ई कॉमर्स, एस्टैब्लिशिंग लिंकेजेस, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन एंड स्किल इन्हांसमेंट। सो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस मॉडल है, पोर्टल है, ऑलरेडी लॉन्च है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उसके अंडर भी इसको काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिसको शॉर्ट में स्मा वित्वा स्कीम योजना भी कहा जाता है। स्मा वित्वा योजना, सो स्वामित्वा योजना, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सो काफी सारे विलेज एरियाज हैं जो पिछड़े, जिनको पिछड़े गांव भी कहा जाता है, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास अपने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो उनकी जमीन कौन सी है, उनके पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी नहीं है, और उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स भी किसी ने आज तक इशू नहीं किए। सो उसी चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लेके आई है 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो इसका जो एम है इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन देना फॉर रूरल इंडिया। जो उनकी जमीन के टुकड़े हैं उनको मैप करना ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू और उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू करना। स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, पीएम किसान संपदा योजना। सो पीएम किसान संपदा योजना, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। इसका जो एम है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। सो इसका मतलब है किसान खेत से लेकर उसको जो मंडी में लाता है उसकी एक सप्लाई चेन क्रिएट करना, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे आलू टमाटर वो सब चीज़ें खराब ना हो, कि वो एफिशिएंटली जहाँ से उसको कोल्ड स्टोरेज में ला सके, जहाँ उनको मंडी में स्टोर कर सके। सो उसके लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। सो जहाँ पे मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्डिंग लिंकेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग। अगर उस चीज़ को कहीं फूड प्रोसेसिंग में लेके जाना है, फॉर एग्जांपल टमाटो केचप बनाने में यूज होता है, तो वो इंडस्ट्री तक भेजना भी, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा फूड सेफ्टी पे भी ध्यान रखा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप किया जाएगा। इन सब से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, फूड वेस्टेज कम होगी, और हम अपने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को भी बूस्ट कर सकेंगे एंड कोल्ड स्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर पाएंगे। सो एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर फार्मिंग। नेक्स्ट इज पीएम मत्स्य संपदा योजना। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था पीएम किसान संपदा योजना, सो यहाँ पे है मत्स्य फॉर फिशरीज मैनेजमेंट। सो ये फिशरीज मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लेके आई है। सो दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। सो इसका जो एम है टू ब्रिंग द ब्लू रेवोल्यूशन, सो ब्लू रेवोल्यूशन लाना थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर। सो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर। So in order to facilitate access to institutional credit, fishermen are provided with insurance coverage and financial assistance and a facility of Kisan credit card as well. So इसकी एक सब स्कीम आई है रिसेंटली, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो कि एक सब स्कीम है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन द फिशरीज सेक्टर। जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंटरप्राइज हैं, फिशरीज सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है। सो वहाँ पे उनका एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। सो एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जो कि इनको आइडेंटिटीज देगा। वहाँ पे उनको क्रेडिट मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा। देन ग्रेजुअली इनकी जो सब्सिडीज मिलती हैं उसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स के साथ शिफ्ट किया जाएगा। इनको सपोर्ट किया जाएगा इंप्रूविंग वैल्यू चेन एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल, इनहेंसिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू वैल्यू एडिशन, रियलाइजेशन एंड क्रिएशन। यहाँ पे नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, 1.7 लाख नई जॉब्स,
with a special emphasis on employing 75,000 वुमेन, कि 75,000 से ज़्यादा वुमेन को भी इसमें एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके जो बेनिफिशरीज होंगे, फिशर्स होंगे, फिश फार्मर्स होंगे, फिश वर्कर्स, फिश वेंडर्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिशर्स को ही बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर फिश की कोई फार्मिंग करता है, अगर फिश के वेंडर्स हैं, उनको भी ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एफपीओस भी इसके बेनिफिशरीज रहेंगे। सो ओवरऑल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा फॉर नेशनल फिशरीज, जहाँ पे उनको क्रेडिट मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, और उनको जो सब्सिडीज मिलती थी उसकी जगह उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिले जाएंगे जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। फिर वैल्यू चेन क्रिएट की जाएगी एंड एक्सपोर्ट्स के लिए भी उनको एनहेंस किया जाएगा। देन नई जॉब तो ऑलरेडी हमने देखा कि क्रिएट होंगी जिसमें वुमेन को रोल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज विवाद से विश्वास टू स्कीम। सो विवाद से विश्वास टू स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका जो एम है दैट इज टू सेटल लॉन्ग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे कि गेल, ये सारे पब्लिक सेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, जिनको हम 3 कंपनीज में भी डिवाइड करते हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। सो ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। सो इनके और गवर्नमेंट के बीच जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लेके आई है। The scheme offers attractive settlement amounts to incentivize contractors to opt for voluntary settlements. So voluntary settlements के लिए ये स्कीम काफी सारे attractive settlement amounts लेके आएगी। सो इससे इससे रिलेटेड 2 और स्कीम्स है जो पहले लॉन्च हुई थी। विवाद से विश्वास स्कीम, जो रिसेंटली भी न्यूज में थी। सो ये 2020 में लॉन्च हुई थी फॉर सेटलमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स। सो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी विवाद से विश्वास। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो भी लोगों के ये डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व करने के लिए। देन सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रेजोल्यूशन करती है। तो जीएसटी के टाइम पे काफी सारे जो टैक्सेस थे वो जीएसटी में सबस्यूम हो गए थे। तो उनको जो इश्यूज थे, पेंडिंग इश्यूज थे, रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लेके आई थी सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। सो दोनों स्कीम याद रखनी है। सबका विश्वास इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, विवाद से विश्वास डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। एंड जो इसका पार्ट 2 आया है उसका जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के बीच में डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने के लिए स्कीम थी। Next is open market sale scheme. So open market sale scheme, इसका मतलब है selling of food grains by government or government agencies, say FCI, at predetermined rates in the open market from time to time to enhance the supply of grains through e-auction. So FCI मार्केट से प्रोक्योर करती है, फार्मर से जो राइस है, व्हीट है, डायरेक्टली प्रोक्योर करती है, और जब मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है और उसको इनहेंस करने के लिए टाइम टाइम पे एफसीआई उसको बेच देती है। सो दिस इज ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसका जो एम है टू मॉडरेट द ओपन मार्केट प्राइसेस ऑफ व्हीट, राइस एंड व्हीट। तो जहाँ पे राइस एंड व्हीट की सप्लाई कम है उसको फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उन प्राइसेस को मॉडरेट करने के लिए ये मार्केट में ये राइस एंड व्हीट बेच देते हैं। इसका जो पार्टिसिपेशन है, स्टेट, यूटीज और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यस, यहाँ पे लिमिट्स होती है ऑन क्वांटिटी। सो ऐसा नहीं है कि हमने 2000 टन, 3000 टन, 1 लाख टन सीधे खरीद लिया, कुछ क्वांटिटी पे लिमिट्स होती है। सो रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया था टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक इन द सेंट्रल पूल। सो पहले स्टेट भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकती थी, स्टेट भी यहाँ पे राइस खरीद सकती थी, बट रिसेंटली स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया है टू कर्ब इन्फ्लेशन, ताकि जो सेंट्रल पूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टॉक एडुकेटली मेंटेन कर सके, टू कर्ब इन्फ्लेशन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान भी कहा जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ये स्कीम है जहाँ पे 6,000 रुपया मिलता है किसानों को, 6,000 रुपीज मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट से पर ईयर।
सो इसकी एलिजिबिलिटी है ऑल फार्मर्स लैंड होल्डिंग, सभी किसान जिनके पास लैंड है irrespective ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर है या किसी के पास 50 हेक्टेयर है तो सबको ही 6,000 रुपया मिलेगा पर ईयर। तो यहाँ पे एकड़ वाइज नहीं है कि एकड़ वाइज नहीं मिलता कि अगर एक के पास एक है तो उसको 6,000 मिलेगा, जब 2 एकड़ को 12 मिलेगा, नहीं। तो यूनिफॉर्म अमाउंट है 6,000 रुपीज पर ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फुली फंड करती है। कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो हमें याद रखनी है, जो कि फार्मर्स हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स। सो ये इस स्कीम से एक्सक्लूडेड हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम। सो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम ये लॉन्च हुई थी 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया था। इसका जो एम है, इरेडिकेट अनसेफ सुअर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। सो अनसेफ सुअर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करना बाय इनेबलिंग 100% मैकेनिकल डीसल्जिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में जो क्लीनर है वो इसमें जाके इसको साफ कर रहा है। सो इसको रिप्लेस करना भी मैकेनिकल डीसल्जिंग, हम ऐसी मशीन्स लाए जो ऑटोमेटिकली सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स को साफ करें। इसके जो की फीचर्स हैं, आइडेंटिफाई करना कौन कौन से सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स है, उनको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देना और डिस्ट्रीब्यूशन करना पीपीई किट्स की, पीपीई किट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। देन सेफ्टी डिवाइसेस एंड एक्सटेंडिंग हेल्थ श्योर इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट्स अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। सो आयुष्मान भारत बहुत ही हॉट स्कीम है, कहीं भी पूछी जा सकती है, कोई भी एग्जाम हो हर जगह इसका नाम आ ही जाता है। नेक्स्ट इज पीएम आवास योजना अर्बन। सो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्कीम लॉन्च की थी, जो इसका एम था हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर देना, फैसिलिटेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स टू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज। सो यहाँ पे काफी सारी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज दी जाती थी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका जो टारगेट 2022 था अब एक्सटेंड किया गया टू दिसंबर 2024। सो इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट 2.95 करोड़ पक्का हाउसेज विद बेसिक एमिनिटीज बाय 2024। सो दोनों की मिनिस्ट्रीज अलग हैं। अर्बन किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। एंड ग्रामीण किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वानिधि। सो पीएम स्वानिधि स्कीम ये कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका जो एम था वर्किंग कैपिटल लोन देना टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स, जो सब्जी वाले होते हैं, रेडी पटरी वाले होते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल लोन देना जो कि अर्बन एरियाज में है। इसके जो की फीचर्स है, 10,000 तक का लोन मिलता है इसमें, कोलेट्रल फ्री, कुछ भी कोलेट्रल नहीं लिया जाता, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, 7% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, कैशबैक मिलता है डिजिटल ट्रांजेक्शन। देन क्रेडिट स्कोर होता है और हायर टर्म्स लोन, अगर किसी ने टाइम पे ये लोन भर दिया 10,000 का तो उनको ज्यादा लोन भी मिल सकता है अप टू ₹50,000। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसकी डेडलाइन 2024 तक एक्सटेंड की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसका एम था टू डेवलप 100 सिलेक्टेड सिटीज एट स्मार्ट सिटीज। 100 सिलेक्टेड सिटीज को एज स्मार्ट सिटीज डेवलप करना, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इक्विप की जाए, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट गवर्नमेंट, एजुकेशन, होम, एग्रीकल्चर। सो ये सारी ही चीजें एक स्मार्ट सिटी में होती है। इसके जो की फीचर्स हैं, एनर्जी मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, स्मार्ट पार्किंग होनी चाहिए। हमें पता है पार्किंग की दिक्कत मेजर सिटीज में है, बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत सारी दिक्कतें हैं। देन वाटर मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का एक पार्ट है। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन पार्टनरशिप ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ई कमेटी होती है, उसके साथ पार्टनरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है,
उसके साथ ही लॉन्च किया था। इसका जो एम है फॉर आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ द इंडियन जुडिशरी, आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सो हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में जो कोर्ट केसेस हैं, जो कोर्ट की सुनवाई होती है वो डिजिटली भी होती है। तो घर बैठे बैठे लॉयर्स अपने वकालत करते हैं, अपने केसेस लड़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ही ओपनली इसको प्रोत्साहन दिया गया है। सो यहाँ इस टाइम पे ई कोर्ट्स फेज 3 चल रहा है जो कि न्यूज में था, जो कि 2 सेंट्रल फेजेस पे बेस्ड है, एक्सेस एंड इंक्लूजन। सो इसलिए ये न्यूज में था। सो इसके कुछ टर्म्स है जैसे कि ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्निंग बॉडी है चार्ज विद ओवरसीइंग द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। सो ये सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड हाईएस्ट सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसको हेड करते हैं। जो चीफ जस्टिस के बाद जो भी सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको हेड करते हैं ई कमेटी को। देन न्याय कौशल इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर है नागपुर में, जहाँ पे ई फाइलिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। देन सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, जो कि एक एआई बेस्ड पोर्टल है जो जजेस को असिस्ट करता है विद लीगल रिसर्च। सो सुपेस, ये कीवर्ड याद रखना है, सुपेस जो कि एआई बेस्ड पोर्टल है, जजेस को असिस्ट करता है विद लीगल रिसर्च। एंड लास्ट इज सुवास, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो कि जजमेंट्स की ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स इनटू रीजनल लैंग्वेज। ये भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपेस एंड सुवेस। एक तो जजेस को असिस्ट करता है विद लीगल रिसर्च, और दूसरा जजमेंट्स की ट्रांसलेशन करता है इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 2015 में ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। इसका जो एम है, अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। सो 18 से 70 ईयर्स तक के जो लोग हैं इस स्कीम की सुविधा ले सकते हैं, जिसमें प्रीमियम देना पड़ेगा ₹12 पर एनम, और इसकी कवरेज है 2 लाख तक एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी, 1 लाख तक पार्शियल डिसेबिलिटी। सो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2015 में। 18 से 70 साल तक के लोग इसकी एलिजिबिलिटी है, जहाँ पे ₹12 पर एनम प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आपका पार्शियल डिसेबिलिटी है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 लाख तक का, अगर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो 2 लाख तक का इसमें कवरेज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो इसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, दैट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। सो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। इसकी एज ग्रुप है 18 to 50 ईयर्स। सुरक्षा बीमा योजना की थी 18 से 70, इसकी है 18 से 50। सो यहाँ पे ₹330 पर एनम प्रीमियम देना पड़ता है, वहाँ पे ₹12 था। और यहाँ पे 2 लाख तक का डेथ ड्यू टू एनी डिसेबिलिटी, वहाँ पे था एक्सीडेंटल डेथ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ था, उस पर 2 लाख मिलता था। यहाँ पे डेथ ड्यू टू एनी रीज़न 2 लाख तक का कवरेज मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। सो रिसेंटली इसीलिए ये न्यूज़ में थी, ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। इसका जो एम है टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस। सो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी फार्मर्स। अगर उनकी क्रॉप्स किसी भी वजह से फेल हो जाती है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, पेस्ट एंड डिसीज, हमने देखा है ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड्स आ जाती है, जिसके उनकी क्रॉप्स को डैमेज हो जाता है, उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती हैं। सो इनकी जो एलिजिबिलिटी है, लोनी फार्मर्स को भी, नॉन लोनी टेनेंट्स को भी, और शेयर क्रॉपर्स को भी ये स्कीम एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है फार्मर्स की तरफ से। राबी क्रॉप्स के लिए 1.5%। अगर ₹100 का प्रीमियम है तो ₹1.5 राबी क्रॉप्स में, ₹2 खारिफ क्रॉप्स में, एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ₹5 किसान की तरफ को देने पड़ेंगे। एंड बाकी जो ₹95 हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इक्वली शेयर करती हैं। ये मैंडेटरी नहीं है लोनी फार्मर्स के लिए। पहले जो भी किसान लोन लेते थे उनको ये मैंडेटरी स्कीम लेनी पड़ती थी, अब ये नहीं है। एंड ये वॉर और न्यूक्लियर अटैक्स के दौरान एप्लीकेबल नहीं है। अगर वॉर हो जाए, जंग का लड़ जाए, या न्यूक्लियर अटैक हो जाए, तो उस टाइम पे ये स्कीम लागू नहीं होगी। नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन, एश्योर्ड
tap water supply to every rural household by 2024. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे पानी देना बाय ईयर 2024 टू ऑल हाउस इन रूरल इंडिया. सो रूरल इंडिया में ये स्कीम लाई गई थी कि रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक वाटर फॉर ऑल सबको पानी दिया जाए. इसकी जो फंड शेयरिंग है 50-50 फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड 100-0 फॉर यूटीज. सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. PLI scheme for manufacturing of advanced chemistry self approved by कैबिनेट. सो प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है फॉर 14 सेक्टर्स. सो 14 अलग अलग सेक्टर्स में ये स्कीम लाई गई है जिसमें से एक सेक्टर है एडवांस केमिस्ट्री सेल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, जिसको कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था. सो ये 2020 में लॉन्च हुई थी फॉर 14 सेक्टर, जिसका एम है टू स्केल अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करना और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना. इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो निर्माता हैं किसी प्रोडक्ट के, उनको रिबेट देना, उनको इंसेंटिव्स देना जो कि 4-6% होता है. सीधा कैशबैक देना, हम एक स्मॉल टर्म है कैशबैक, उसको बोल सकते हैं कि उनको रिबेट देना प्रोड्यूसर्स को जो भी वो सेल्स करेंगे. सो दोनों डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज एलिजिबल हैं फॉर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. सो कीपिंग इन व्यू इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग आत्मनिर्भर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 14 की सेक्टर्स में लॉन्च की गई थी विद एन आउटलेट ऑफ ₹1.97 लाख करोड़. इसका जो पर्पस है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना ताकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके, यहीं पे हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, हम इंपोर्ट्स अपने कम करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें. इसकी जो स्ट्रैटेजी थी कि हम कंपनीज को इंसेंटिव्स देंगे अप टू 4-6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स. अगर इस साल वो 100 प्रोडक्ट्स बना रहे थे फॉर एग्जांपल 2023 में, एंड 2024 में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल किया और वो 120 प्रोडक्ट्स तक चले गए. सो जो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है इस पे इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे 4-7% फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. और इसका जो बेस ईयर है दैट इज 2019-20. नेक्स्ट इज PM भारतीय जन औषधि योजना. सो PM भारतीय जन औषधि योजना, इसको रीवैम्प किया गया था 2015-16 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का पार्ट है. सो उसने इसको रीवैम्प किया था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना. इसका जो एम है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को कम करना बाय सेलिंग जेनरिक मेडिसिन. सो जेनरिक मेडिसिन को सेल करना एट 50-90% लेसर प्राइजेस. सो जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है बहुत महंगी है, उसी के कंपैरेटिवली जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसका प्राइस भी कम होता है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो उतनी होती है जितनी ब्रांडेड मेडिसिन की. सो उनको सेल करना थ्रू जन औषधि केंद्र. नेक्स्ट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका एम है 5 MMT पर एनम बाय 2030. सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पेट प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने कार्बन फ्री इकोनॉमी के लिए लॉन्च किया था. इनका जो एम है कि इंडिया नेट ज़ीरो अचीव कर बाय 2070. सो नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि जितना भी हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही हम सिक्वेस्ट्रेट करें. फॉर एग्जांपल हम 100 kg कार्बन एमिट कर रहे हैं, उतना ही कार्बन हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल पाएँ, सिक्वेस्ट्रेट कर पाएँ उसको. सो दिस इज़ नेट ज़ीरो. सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमें बताना चाहिए. ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन. सो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा और उससे जो हाइड्रोजन पैदा होगी उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है. ब्लू हाइड्रोजन मतलब जो कि नेचुरल गैस या कोल गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस की जाएगी. एंड ग्रे हाइड्रोजन मतलब जो कोल से प्रोड्यूस की जाएगी. सो ये तीनों पता होने चाहिए. ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उससे ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी. ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस या कोल गैसिफिकेशन से, एंड ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया कोल. वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो वैभव फेलोशिप प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था. इसका जो एम है टू कनेक्ट द इंडियन स्टेम डायस्पोरा
with the Indian academic and research and development institutions for collaborative research work. So जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो कोलैबोरेशन करना इंडियन डायस्पोरा जो बाहर के साइंटिस्ट हैं ताकि शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकें. इसमें ग्रांट्स दी जाती है अप टू ₹4 लाख पर मंथ. So that is it for this government scheme session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.